मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नरेश यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, मंत्रिपरिषद में मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, गोवा के राज्यपाल श्रीमती मृदुला जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान केशरीनाथ जी, झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास, मॉरिशस के मंत्री श्रीमती लीला देवी, केंद्र में मंत्रिमंडल में मेरे साथी जनरल डॉक्टर वीके सिंह, केंद्र में मेरे साथी श्रीमान किरेन रिजिजू जी, श्रीमान अनिल जी, श्री अनिल वाधवा जी, दुनिया के कोने कोने से आए हुए सभी हिंदी प्रेमी भाइयों और बहनों, करीब 39 देशों से प्रतिनिधि यहां मौजूद है। एक प्रकार का ये हिंदी का महाकुंभ हो रहा है। अभी तो आप सिंहस्थ की तैयारी में हो, लेकिन सिंहस्थ की तैयारी के पहले ही भोपाल की धरती में ये हिंदी का महाकुंभ, उसके दर्शन करने का हमें अवसर मिला है। सुषमा जी ने सही बताया कि इस बार के अधिवेशन में हिंदी भाषा पर बल देने का प्रयास है। जब भाषा होती है तब हमें अंदाज नहीं होता है कि उसकी ताकत क्या होती है, लेकिन जब भाषा लुप्त हो जाती है और सदियों के बाद किसी के हाथ वो चीजें चढ़ जाती हैं, तो हर सबकी चिंता होती है कि आखिर इसमें है क्या, ये लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है, सामग्री क्या है, विषय क्या है। आज कहीं पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है तो सालों तक पुरातत्व विभाग उस खोज में लिखा रहता है कि लिखा क्या गया है, और तब जाकर के भाषा लुप्त होने के बाद कितना बड़ा संकट पैदा होता है उसका हमें अंदाज आता है। कभी कभार हम ये तो चर्चा कर लेते भाई दुनिया में डायनासोर नहीं रहा तो बड़ी बड़ी मूवी बनती है कि डायनासोर कैसा था, डायनासोर क्या करता था, जीव शास्त्र वाले देखते हैं कि कैसा था। कुछ आर्टिफिशियल डायनासोर बना करके रखा जाता है ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि ऐसा डायनासोर हुआ करता था। यानी पहले क्या था, इसको जानने पहचानने के लिए आज हमें इस प्रकार के मार्गों का उपयोग करना पड़ता है। आज भी हमें सबदूर सुनने को मिलता है कि हमारी संस्कृत भाषा में ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन संस्कृत भाषा को जानने वाले लोगों की कमी के कारण उन ज्ञान के भंडारों का लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्या? हमें पता तक नहीं चला कि हम अपनी इस महान विरासत से धीरे धीरे कैसे अलग होते गए। हम और चीजों में ऐसे लिप्त हो गए कि हमारा अपना लुप्त हो गया। और इसलिए हर पीढ़ी का यह दायित्व बनता है
कि उसके पास जो विरासत है, उस विरासत को सुरक्षित रखा जाए, हो सके तो संजोया जाए और आने वाली पीढ़ियों में उसको संक्रमित किया जाए। हमारे पूर्वजों ने वेद पाठ में एक परंपरा पैदा की थी कि वेदों के ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने के लिए वेद पाठी हुआ करते थे और लिखने पढ़ने की जब सुविधा नहीं थी, कागज की खोज नहीं हुई थी, तो उस ज्ञान को स्मृति के द्वारा दूसरी पीढ़ी में संक्रमित किया जाता था और पीढ़ियों तक ये परंपरा चलती रही थी। और इस इतिहास को देखते हुए ये हम सबका दायित्व है कि हमारे जितने भी प्रकार के आज पता चले कि एक पंछी है, उसकी जाति लुप्त होते होते 100-150 हो गई है, तो दुनिया भर की एजेंसियां उस जाति को बचाने के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च कर देती है। कोई एक पौधा अगर पता चले कि उस इलाके में एक पौधा है, अब बहुत ही कम स्पेसिमेन रह गए हैं, तो उसको बचाने के लिए दुनिया अरबों खरबों खर्च कर देती है। इन बातों से पता चलता है कि इन चीजों का मूल्य कैसा है। जैसे इन चीजों का मूल्य है, वैसा ही भाषा का भी मूल्य है। और इसलिए जब तक हम उसे उस रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हम उसके महात्म्य को नहीं समझेंगे। हर पीढ़ी का दायित्व रहता है भाषा को समृद्धि देना। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता। मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है उसका भली भांति मुझे अंदाज है। और एक बात देखिए, हमारे देश में, मैं हिंदी साहित्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी भाषा की चर्चा कर रहा हूं। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, यह हमें प्रेरणा देता है। और आचार्य विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी जी, गांधीयन फिलॉसफी से निकले हुए लोग, उन्होंने यहां तक, उन्होंने भाषा को और लिपि को, दोनों की अलग अलग ताकत को पहचाना था। और इसलिए एक ऐसा रास्ता विनोबा जी के द्वारा विचारों से प्रभावित लोगों ने डाला था कि हमें धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, वो भाषाएं अपनी लिपि को तो बरकरार रखें, उसको तो समृद्ध बनाएं, लेकिन नागरी लिपि में भी अपनी भाषा लिखने की आदत डालें। शायद विनोबा जी का यह विचार, दादा धर्माधिकारी जी का विचार, गांधीयन मूल्यों से जुड़े हुए लोगों का विचार, ये अगर प्रभावित हुआ होता
तो लिपि भी भारत की विविध भाषाओं को समझने के लिए और भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर आई होती है। उसी प्रकार से भाषा हर पीढ़ी ने, देखिए भाषा को जड़ नहीं हो सकती, जैसे जीवन में चेतना होती है वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। हो सकता है उस चेतना की अनुभूति स्टेथोस्कोप से नहीं जानी जाती होगी, उस चेतना की अनुभूति थर्मोमीटर से नहीं नापी जाती होगी, लेकिन उसका विकास, उसकी समृद्धि उस चेतना की अनुभूति कराती है। वो पत्थर की तरह जड़ नहीं हो सकती है। भाषा वो मचलता हुआ एक हवा का झोंका जिस प्रकार से बहता है, जहां से गुजरता है, वहां की सुगंध को अपने साथ लेकर के चलता है, वो जोड़ता चला जाता है। अगर हवा का झोंका बगीचे से गुजरे तो सुगंध लेके आता है, और कहीं ड्रेनेज के पास से गुजरे तो दुर्गंध लेकर के आता है। वो अपने आप में समेटते रहता है। भाषा में भी वो ताकत होती है, जिस पीढ़ी से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, जिस हालात से गुजरे, वो अपने आप में समाहित करती है, वो अपने आप को पुरस्कृत करती रहती है, पुलकित करती रहती है। ये ताकत भाषा की होती है, और इसलिए भाषा चैतन्य होती है, और उस चेतना की अनुभूति आवश्यक होती है। पिछले दिनों जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, तो हमारे विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम रखा था कि दुनिया के अन्य देशों में भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों का प्रदर्शन किया जाए। और मैं हैरान भी था और मैं खुश था कि अकेले मॉरिशस से 150 लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें, और वो भी हिंदी में लिखी गई किताबों का वहां पर प्रदर्शन हो रहा था। यानी दूर सुदूर इतने देशों में भी हिंदी भाषा का प्यार हम अनुभव करते हैं। हर कोई अपने आप से जुड़ने के क्या रास्ते होते आगे। कोई अगर इस भूभाग में नहीं आ सकता है, आने के हालात नहीं होते, तो कम से कम हिंदी के 2-4 वाक्य बोल करके भी वो अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त कर देता है। हमारा ये निरंतर प्रयास रहना चाहिए कि हमारी भाषा समृद्ध कैसे बने। मेरे मन में एक विचार आता है, भाषा शास्त्री उस पर चर्चा करें। क्या कभी हम हिंदी और तमिल भाषा का वर्कशॉप करें, और तमिल भाषाओं में जो अद्भुत शब्द हो उसको हम हिंदी भाषा का हिस्सा बना सकते हैं क्या? हम कभी बंगला भाषा और हिंदी भाषा के बीच वर्कशॉप करें, और बंगला के पास जो अद्भुत शब्द रचना हो, अद्भुत शब्द हो जो हिंदी के पास न हो, क्या हम उनसे लेख कर सकते हैं, भाई ये भी दीजिए, हमारी हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए इन शब्दों की हमें जरूरत है। चाहे जम्मू कश्मीर में गए, डोगरी भाषा में 2-4 ऐसे शब्द मिल जाएं, 2-4 ऐसी कहावत मिल जाए, 2-4 ऐसे वाक्य मिल जाएं, वो मेरी हिंदी में अगर फिट होते हैं। हमें प्रयत्न पूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियां, हिंदुस्तान की सभी भाषाएं, जिसमें जो उत्तम चीजें हैं, उसको हमें समय समय पर हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए, और ये अविरत प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। भाषा का गर्व कितना होता है। मैं तो सार्वजनिक जीवन में काम करता हूं, कभी तमिलनाडु चला जाऊं और वणक्कम बोल दूं, वणक्कम, और मैं देखता हूं कि पूरे तमिलनाडु में इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हो जाता है।
भाषा की ये ताकत होती है। बंगाल का कोई व्यक्ति मिले और भालो आची पूछ लिया, उसको प्रसन्नता हो जाती है। कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति मिले, कशे काय चलता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है। भाषा की अपनी एक ताकत होती है और इसलिए हमारे देश के पास इतनी समृद्धि है, इतनी विशेषता है। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करें, उस पर अगर हम बल देंगे हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। मैं जब राजनीतिक जीवन में आया तो पहली बार गुजरात के बाहर काम करने का अवसर मिला। हम जानते हैं हमारे गुजराती लोग हिंदी कैसी बोलते हैं, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन मैं जब बोलता था तो लोगों मानते मुझे पूछते थे, मोदी जी आप हिंदी भाषा सीखे कहां से, आप इतनी हिंदी अच्छी बोलते कैसे हैं? अब हम तो वही पढ़े जो सामान्य रूप से पढ़ने को मिलता है, थोड़ा स्कूल में पढ़ाया जाता उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे चाय बेचते बेचते सीखने का अवसर मिल गया, क्योंकि मेरे गांव में उत्तर प्रदेश के व्यापारी जो मुंबई में दूध का व्यापार करते थे, उनके एजेंट और ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग हुआ करते थे, वो हमारे गांव के किसानों से भैंस लेने के लिए आते थे और दूध देने वाली भैंसों को वो ट्रेन के डिब्बे में मुंबई ले जाते थे और दूध मुंबई में बेचते थे। और जब भैंस दूध देना बंद करती थी तो फिर आकर के वो गांव में छोड़ जाते और उसके कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिलते थे। तो ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर ये मालगाड़ी में भैंसों को लाना ले जाने का कारोबार हमेशा चलता रहता था। उस कारोबार करने वाले ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग हुआ करते थे और मैं उनको चाय बेचने जाता था। उनको गुजराती नहीं आती थी, मुझे हिंदी बिना के बेचे जाने बिना चारा नहीं था, तो चाय ने मुझे हिंदी सिखा दी थी। भाषा सहजता से सीखी जा सकती है, थोड़ा सा प्रयास करें। कमियां रहती है, जीवन के आखिर तक कमियां रहती हैं, लेकिन आत्मविश्वास खोना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास रहना चाहिए। कमियां होगी, थोड़े दिन लोग हंसेंगे, लेकिन फिर उसमें सुधार आ जाएगा। और हमारे यहां गुजरात का तो स्वभाव था कि दो लोगों को अगर झगड़ा हो जाए, गांव के भी लोग हो, वो गुजराती में झगड़ा कर ही नहीं सकते। उनको लगता है कि गुजराती में झगड़े में प्रभाव पैदा नहीं होता है, मजा नहीं आता है। जैसे ही झगड़े की शुरुआत होती है तो वो हिंदी में अपना शुरू कर देते हैं। दोनों गुजराती है, दोनों गुजराती भाषा जानते हैं, लेकिन अगर ऑटो रिक्शा वाले से भी झगड़ा हो गया पैसों का, तो तू मैं हिंदी में शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि हाँ हिंदी बोलूंगा तो उसको लगेगा हाँ ये कोई दम वाला आदमी है। मैं इन दिनों विदेश में मेरा जहां जाना हुआ, मैंने देखा है कि दुनिया में विदेश का कैसा प्रभाव हो रहा है और कैसे लोग विदेश में हमारी बातों को समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मैं गया था मॉरिशस, वहां पर विश्व हिंदी साहित्य का सेक्रेटेरिएट अब शुरू हुआ है, उसके मकान का शिलान्यास किया है और विश्व हिंदी साहित्य का एक सेंटर वहां पर हम शुरू कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं उज्बेकिस्तान गया था, सेंट्रल एशिया में। उज्बेकिस्तान में एक डिक्शनरी का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला और वो डिक्शनरी थी उज्बेक टू हिंदी, हिंदी टू उज्बेक। अब देखिए कि दुनिया के लोगों को कितना इसका आकर्षण हो रहा है। मैं फुदान यूनिवर्सिटी में गया चीन में, वहां पर हिंदी भाषा को जानने वाले लोगों का एक अलग मीटिंग हुआ और वो इतनी बढ़िया ढंग से हिंदी भाषा में चीन के लोग मेरे से बात कर रहे थे
यानी उनको भी लगता था कि इसका महात्म्य कितना है। मंगोलिया में गया, अब कहां मंगोलिया है, लेकिन मंगोलिया में भी हिंदी भाषा का आकर्षण, हिंदी भाषा बोलने वाले लोग ये वहां हमें नजर आए। और मेरा एक जो भाषण हुआ वो हिंदी में हुआ, उसका भाषांतर हो रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि मैं हिंदी में बोलता था और जहां तालियां बजानी थी वो तालियां बजा लेते थे, हंसना था वहां हंस लेते थे। यानी इतनी बड़ी मात्रा में दुनिया के अलग अलग देशों में हमारी भाषा पहुंची हुई है और लोगों को इसका एक गर्व होता है। आप रशिया में जाएं, रशिया में इतना काम हो रहा है हिंदी भाषा पर, आपको रशिया में इतने हिंदी भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। आप जाएंगे तो सरकार की तरफ से जो अटेंडेंट रखते हैं वो हिंदी भाषी जानने वाले रशियन नागरिक को रखते हैं। यानी इतनी बड़ी मात्रा में वहां हिंदी भाषा, और हमारी सिने जगत ने, फिल्म इंडस्ट्री ने करीब करीब इन देशों में फिल्मों के द्वारा हिंदी को पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। सेंट्रल एशिया में तो शायद आज भी बच्चे हिंदी फिल्मों के गीत गाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक भाषा के रूप में आने वाले दिनों में हिंदी भाषा का महात्म्य बढ़ने वाला है। जो भाषा शास्त्री हैं उनका एक मत है कि दुनिया में करीब करीब 6000 भाषाएं हैं और जिस प्रकार से दुनिया तेजी से बदल रही है, उन लोगों का अनुमान है कि 21वीं सदी का अंत आते आते इन 6000 भाषाओं में से 90% भाषाओं का लुप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। ये भाषा शास्त्रियों ने चिंता व्यक्त की है कि छोटे छोटे तबके के लोगों की जो भाषाएं हैं और भाषाओं का प्रभाव और रिक्वायरमेंट बदलती जाती है, टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। विश्व की 6000 भाषाएं हैं, उसमें से 21वीं सदी का अंत आते आते 90% भाषाओं के लुप्त होने की संभावना है। अगर ये चेतावनी को हम न समझे और हम हमारी भाषा का संरक्षण संवर्धन न करें तो फिर हमें भी रोते रहना पड़ेगा। हाँ भाई, डायनासोर ऐसा हुआ करता था, फलानी चीज ऐसी हुआ करती थी, वेद के पाठ ऐसे हुआ करते थे। हमारे लिए वो आर्कियोलॉजी का विषय बन जाएगा, हमारी वो ताकत खो देगा। और इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हमारी भाषा को हम कैसे समृद्ध बनाएं और चीजों को जोड़ें। भाषा के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते और जब जब उसको एक दीवारों के अंदर समेट दिया गया तो भाषा भी बची नहीं और भारत भाषा समृद्ध भी नहीं बनी। भाषा में वो ताकत होनी चाहिए कि हर चीजों को अपने आप पे समेटते ले और समेटने का उसका प्रयास होता रहना चाहिए और उस दिशा में होता है। विश्व में इन चीजों का असर कैसा होता है? कुछ समय पहले इजराइल का, जैसे हमारे यहां नवरात्रि का फेस्टिवल होता है या दीपावली का फेस्टिवल होता है, वैसा उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है हेनुका। तो मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के द्वारा ट्विटर पर हिब्रू भाषा में हेनुका की बधाई दी। 3-4 घंटे के भीतर भीतर इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसको एक्नॉलेज किया और जवाब दिया। और मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैंने हिब्रू भाषा में लिखा था, उन्होंने हिंदी भाषा में धन्यवाद का जवाब दिया। इन दिनों दुनिया के जिन भी देशों से मुझे मिलने का होता है वो एक बात अवश्य बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। उनकी टूटी फूटी भाषा, उनकी उच्चार करने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन सबका साथ सबका विकास। ओबामा मिलेंगे तो वो भी बोलेंगे, पुतिन मिलेंगे तो वो भी बोलेंगे। कोशिश करते हैं। हम अगर हमारी बातों को लेकर के जाते हैं तो दुनिया इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। और इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी भाषा को समृद्धि मिले, हमारी भाषा को ताकत मिले।
और भाषा के साथ ज्ञान का और अनुभव का भंडार भी होता है। अगर हम हिंदी भी भूल जाते और रामचरितमानस को भी भूल जाते तो हम जैसे बिना जड़ के एक पेड़ की तरह खड़े होते। हमारी हालत क्या हो गई होती। हमारे जो साहित्य के महापुरुष हैं, अगर आप बिहार के हमारे फणीश्वरनाथ रेणु उनको न पढ़े तो पता नहीं चलता कि उन्होंने बिहार में गरीबी को किस रूप में देखा था और उस गरीबी के संबंध में उनकी क्या सोच थी। हम प्रेमचंद को न पढ़े तो पता तक नहीं चलता कि हम यूं के हमारे ग्रामीण जीवन के एस्पिरेशन क्या थी और वैल्यूज के लिए अपनी आशा आकांक्षाओं को बलि चढ़ाने का कैसा सार्वजनिक जीवन का स्वभाव था। जयशंकर प्रसाद हो, मैथिली शरण गुप्त हो, इसी धरती के संतान क्या कुछ नहीं दे के गए हैं, लेकिन उन महापुरुषों ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया। साहित्य सर्जकों ने जीवन में एक कोने में बैठ करके मिट्टी का दिया, तेल का दिया जला जला करके अपनी आंखों को भी खो दिया और हमारे लिए कुछ न कुछ छोड़ के गए। लेकिन अगर वो भाषा ही नहीं बची तो इतना बड़ा साहित्य कहां बचेगा, इतना बड़ा अनुभव का भंडार कहां बचेगा। और इसलिए भाषा के प्रति लगाव, भाषा को समृद्ध बनाने के लिए होना चाहिए। भाषा को बंद दायरे में सिमट कर रह जाए इसलिए नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड हम सबके जीवन में एक सबसे बड़ा रोल पैदा कर रहा है और करने वाला है। बाप बेटा भी आजकल, पति पत्नी भी व्हाट्सएप पर मैसेज कन्वे करते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं कि आज शाम को क्या खाना है। इतने हद तक उसने अपना प्रवेश कर लिया है। जो टेक्नोलॉजी को जानकार है उनका कहना है कि आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड में 3 भाषाओं का दबदबा रहने वाला है। अंग्रेजी, चाइनीज, हिंदी। और जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन सबका दायित्व बनता है कि हम भारतीय भाषाओं को भी और हिंदी भाषा को भी टेक्नोलॉजी के लिए किस प्रकार से परिवर्तित करें। जितना तेजी से इस क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट हमारी स्थानीय भाषाओं से लेकर के हिंदी भाषा तक नए सॉफ्टवेयर तैयार करके, नए ऐप्स तैयार करके जितनी बड़ी मात्रा में लाएंगे, आप देखिए ये अपने आप में भाषा एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाली है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाषा एक बहुत बड़ा बाजार भी बन सकती है। आज बदली हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार बनने वाली है। हिंदी भाषा का उसमें एक महात्मा रहने वाला है। और जब मुझे हमारे अशोक चक्रधर अभी मिले किताब लेकर के उनकी, तो उन्होंने मुझे खास आग्रह से कहा कि मैंने मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूनिकोड में इसको तैयार किया है। मुझे खुशी हुई कि हम जितना हमारी रचनाओं को और हमारे डिजिटल वर्ल्ड को, इंटरनेट को हमारी इन भाषाओं से परिचित करवाएंगे और भाषा के रूप में लाएंगे, हमारा प्रसार भी बहुत तेजी से होगा, हमारी ताकत भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और इसलिए भाषा का उस रूप में उपयोग होना चाहिए। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। हम क्या संदेश देना चाहते हैं, हम क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हमारी भावनाओं को जब शब्द देह मिलता है तो हमारी भावनाएं चिरंजीव बन जाती है। और इसलिए भाषा उस शब्द देह का आधार होता है।
उन शब्द विश्व की जितनी हम आराधना करें उतनी कम है। और आज का ये हिंदी का महाकुंभ विश्व के 39 देशों की हाजिरी में और भोपाल की धरती पर, जिसने हिंदू भाषा को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है, और अन्य भाषाएं जहां शुरू होती हैं इसके किनारे पर हम बैठे हैं, उस प्रकार से भी ये स्थान का बड़ा महत्व है। हम किस प्रकार से सबको समेटने की दिशा में सोचे। हमारी भाषा की भक्ति ऐसी भी ना हो कि जो एक्सक्लूसिव हो, हमारी भाषा की भक्ति भी इंक्लूसिव होनी चाहिए, हर किसी को जोड़ने वाली होनी चाहिए। तभी जाकर के वो समृद्धि की ओर बढ़ेगी। वरना हम ही जो चीज नाकाम हो जाते, जब तक ये मोबाइल फोन नहीं आए थे, और मोबाइल फोन में जब तक कि कॉन्टैक्ट लिस्ट की डायरेक्टरी की व्यवस्था नहीं थी, तब तक हम सबको, किसी को 20 टेलीफोन नंबर याद रहते थे, कभी किसी को 50 टेलीफोन नंबर याद रहते थे, किसी को 200 टेलीफोन नंबर याद रहते थे। आज टेक्नोलॉजी आने के बाद हमें अपने घर का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है। तो चीजों का लुप्त होने में देर नहीं होती है। और जब ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है, तब हमें बढ़कर के उसको और ताकतवर बना करके हम दुनिया के पार ले जाएं, तो बहुत बड़ी सेवा होगी। मैं फिर एक बार इस समारोह को मेरे हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा सुषमा जी ने विश्वास दिलाया है कि हम एक निश्चित आउटकम लेकर के निकलेंगे, और अगला जब विश्व हिंदी सम्मेलन होगा तब हम धरातल पर कुछ परिवर्तन ला करके रहेंगे। ये विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत देगा। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी समारोह को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम